ओके बेटा, तो जो हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 4, इसका नाम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जनरल सा आपको बताया है। अब क्वेश्चन है कि भाई साइंटिस्ट को कैसे पता चला भी एटम के अंदर क्या होता है। उनको तो इतनी ईजिली पता नहीं चला होगा। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें सबसे पहला आता है एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पे एक ये डायग्राम दिख रही है। इस एपरेटस को हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। देखो पहले तो एक बार ध्यान से देख लो। एक ये ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर एयर का प्रेशर बहुत कम रखा है। एयर का प्रेशर मतलब एटम है, एयर में भी एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो एयर का प्रेशर कम रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये बैटरी जैसा कुछ लगा हुआ है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है। तो बैटरी जब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जहाँ पे, वो बन जाएगा आपका कैथोड, और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे लगा है उसे हम कहते हैं एनोड। पहले तो ये मोटा मोटा आप याद रख लो कि अगर हम कहीं पे बैटरी या सेल लगा दें तो उसका जो नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पे जुड़ा होगा उसे कहते हैं कैथोड, और जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होगा उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस कम अमाउंट में रखी है और लो प्रेशर पे। अब हम जैसे ही करंट पास करते हैं, गैस के अंदर भी तो एटम्स है ना, तो जैसे ही हम करंट पास करते हैं यहाँ पे हाई करंट, तो ये देखा गया कि यहाँ नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। नेगेटिव रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। तो अगर नेगेटिव से कोई चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया, इन पार्टिकल्स को बोला गया इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है, discovery of electron by J.J. Thomson in 1897. He carried a cathode ray experiment in which observed a stream of negatively charged particles coming out of cathode. Cathode का negative part होता है, negative से positive की तरफ जा रहा है towards the anode. These particles were named as electron. ठीक है, सो जस्ट कीप इन माइंड कि साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बेस पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की, उसको बाद में क्लब करके पता चल गया। तो देखो क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में, दोबारा सुनो। एक ट्यूब जैसी कोई स्ट्रक्चर ली गई, इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को बोला गया डिस्चार्ज ट्यूब, और करंट पास कर दिया गया, हाई करंट। और इसके अंदर जो गैस रखी थी वो कम गैस थी, तो गैस के अंदर भी तो एटम्स होते हैं। तो ये देखा गया कि जब पास कर रहे हैं हाई करंट, तो नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव पार्ट से कुछ रेज पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। तो अगर कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगी तभी जा रही है। तो नेगेटिव, यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया और इसका चार्ज हमने बोल दिया नेगेटिव। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय ई गोल्डस्टीन। तो इसका पूरा सर नाम है अर्नस्ट गोल्डस्टीन इन 1886। ही ऑब्जर्व्ड इन द सेम गैस डिस्चार्ज ट्यूब with different situations अलग अलग हैं, that the anode emitted positively particles which he named as canal rays. His experiment led to the discovery of proton. तो अब आ जाओ यहाँ पे अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हुए हमें दिख रहे हैं, इसी तरह जो अपना दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्डस्टीन, उसने इस सिचुएशन में क्या किया कि उसने बोला अगर यहाँ से कुछ जा रहा है यहाँ, तो यहाँ से भी कुछ जा सकता है। तो इसने सिर्फ इसको फोकस किया, तो उसने देखा यहाँ से भी कुछ रेडिएशंस यहाँ को जा रही हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। उन रेडिएशंस को उसने नाम दे दिया कनाल रेस, और उसको बोला गया बाद में प्रोटॉन। तो आप बस ये डायग्राम ध्यान में रखें, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में सारा हो गया। फिर एक और साइंटिस्ट है जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उसने देखा कि एक पॉजिटिव से इधर, नेगेटिव से इधर कुछ और भी है जो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा, जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। सो ये जस्ट एक आइडिया दिया है जो आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपने मोटा मोटा याद रखना है कि भाई इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर गैस होता है कम अमाउंट में, वैक्यूम पंप लगाया, ज़्यादा गैस हो तो यहाँ निकाल देंगे, और हाई करंट पास करेंगे। जब हाई करंट पास करेंगे तो ये देखा गया
कि नेगेटिव से कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। और ये भी देखा गया, गोल्डस्टीन ने ये देखा कि भाई पॉजिटिव से इधर की तरफ भी आती हैं, तो उसको बोल दिया गया हमारा, क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन, पॉजिटिव रेडिएशन। इसके अलावा एक और देखा गया जो नेगेटिव पॉजिटिव पर डिपेंड नहीं करती, उसको बोल दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। चलो इसे नोट कर लो जरा, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ऑब्वियसली। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ट्यूब जैसी कोई स्ट्रक्चर ली जिसको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब में हाई करंट पास किया गया। तो जब हम हाई करंट पास करते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको कहते हैं एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं कैथोड। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है थॉमसन, उसने देखा कि नेगेटिव साइड से कुछ पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो उसने इन पार्टिकल्स का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन और बोला इसका चार्ज होगा नेगेटिव। इसी तरह से ये साइंटिस्ट है जो हमारा गोल्डस्टीन, इसने देखा कि भाई जिस तरह से नेगेटिव से इधर की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह से पॉजिटिव साइड से कुछ रेडिएशंस नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, तो इसने इसका नाम रख दिया कैनाल रेज और इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। इसी तरह एक और साइंटिस्ट था, उसने देखा ये न्यूट्रॉन का, कैडविक, इसने देखा कि भाई कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो बिल्कुल सीधा ही जा रहे हैं, तो उसने उसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हुई हैं। तो अब यहाँ पे जो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है कैडविक। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, सो दैट यू नो ई गोल्डस्टीन, और यू कैन सिंपली राइट गोल्डस्टीन। and who discovered electron, so it is J.J. Thomson। चलो अब आप इसे नोट कर लो। अब देखो साइंटिस्ट को पता चल गया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन ये हुआ कि अब ये एटम के अंदर होता है तो कौन सी चीज़ कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है। अब इसके बारे में रिसर्च शुरू हो गई। तो इसको बताने से पहले मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अब आप देखो, जस्ट नाउ वी हैव लर्न कि एटम के अंदर 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे एटम के अंदर, तो आपको मैं सीधा ही थ्योरी बता देता हूँ जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है कि एटम को हम इस तरह से सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सेंटर में पॉजिटिव दिखाया है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। कि कोई भी एटम है तो उसके सेंटर में जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियस 2 चीज़ों से बना हुआ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और वो जिस जगह पे घूमते हैं उन जगह को हम शेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं। तो ये मोटा मोटा सा है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई एटम के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ होती है। 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये कहाँ कहाँ होती है, तो ये बताया गया कि एटम के अंदर एक सेंटर पार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज, सेंटर पॉजिटिव पार्ट, ये सेंटर पॉजिटिव पार्ट। इस सेंटर पॉजिटिव पार्ट को वी से न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस 2 चीज़ों से बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेट आ गया पॉजिटिव, तो इसलिए सेंटर को पॉजिटिव दिखाया हुआ है। तो कई बार हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो हम बताएंगे क्योंकि वो 2 चीज़ों से बना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये सेंटर में होता है और इसलिए इसका चार्ज पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उस जगह को हम कहते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। अब हम ये भी देखेंगे अब ये चीज़ साइंटिस्ट को कैसे पता चली, तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किए गए। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे 1 बाय 1। ओके बेटा, आप साथ साथ नोट करते रहना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो देखो जो मैंने समझाया आपको उसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया। वाई न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इसका आंसर आप खुद लिख सकते हो, बिकॉज nucleus consists of neutron proton, neutron has 0 charge, proton has positive charge. If we see overall, the overall result is positive, so nucleus is positively charged. And what is the other name of shell, orbit और energy level। तो ये कुछ क्वेश्चन कवर हो गए। अब देखो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एटम के अंदर क्या चीज़ होती है, कहाँ कहाँ होती है। अब साइंटिस्टों को नहीं पता था ये कैसे होती है, तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए पता करने के लिए। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं मॉडल ऑफ एटम।
तो सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसका नाम है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या किया, इसके माइंड में यही क्वेश्चन आया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसको न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था। ये जो साइंटिस्ट है ना, इसको न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो इसने सोचा कि अगर ये होता है तो ये कहाँ होता है। तो इसने क्या किया, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे ये बताया। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहता है कि एन एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Atom as a whole is electrically neutral because the negative and positive charge is equal in magnitude। तो इसने एक नॉर्मल सा बताया। ये एक्चुअली क्या कहता है, इसको जरा समझना। इसने कोई अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पे बताया कि जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन, तो वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है, ये कहता है कि वो प्रोटोन है। जो रेड पार्ट है वो प्रोटोन है वाटरमेलन का। और जो उसके अंदर ये सीड होते हैं, ऐसे सीड, इस तरह से जो सीड होते हैं, ये कहता है कि जो ये सीड है ना, इट इज़ लाइक इलेक्ट्रॉन। तो ये इसने बताया कि जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का, वो है हमारा प्रोटॉन, और जो सीड्स हमें दिख रहे हैं अंदर, वो है इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि साइंटिस्टों को अच्छा नहीं लगा ये मॉडल, और मतलब एक्सप्लेनेटरी नहीं कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक में ही कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जुड़ जाने चाहिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया। तो इस मॉडल को उसने नाम दिया प्लम पडिंग मॉडल, और एप्पल पाई मॉडल, और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो सबसे फेमस नाम में ये चलता है इसका वाटरमेलन मॉडल। ये वाला मैं अंडरलाइन करता हूँ, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल एंड एप्पल पाई मॉडल। तो हम इसमें इसका सबसे कॉमन नेम जो यूज़ करते हैं वाटरमेलन मॉडल करते हैं यूज़। तो बाकी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ मैं वाटरमेलन वाले पार्ट को यहाँ पे छोड़ देता हूँ अंडरलाइन करके, ताकि आपको ये ध्यान में रहे। वो देखो फिर से क्या हुआ, क्या और किस तरह से हुआ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब साइंटिस्टों को पता चल गया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले ट्राई करने की कोशिश की कि ये कहाँ होता है। तो इसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी ऑब्जर्वेशन की, उसके बेसिस पे इसने बताया एक वाटरमेलन मॉडल। ये कहता है कि जैसा वाटरमेलन होता है ना, तो वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट है, दैट इज प्रोटॉन, और जो सीड्स हैं, इसने सीड्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, और इस मॉडल का नाम दे दिया वाटरमेलन मॉडल। और ये मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, फेल कर दिया गया। ठीक है, क्यों फेल कर दिया गया? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर अरेंज्ड इन एटम्स सो क्लोज टू ईच अदर। तो साइंटिस्टों ने इसे जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे मॉडल डालने के बाद, जैसे हम आपको कोई काम देते हैं, तो काम करने के बाद हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, भी आपने खुद किया है या करवाया है किसी से, तो क्वेश्चन पूछ के हमें पता चल जाता है। तो ऐसे ही जब भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है, तो उससे दूसरे साइंटिस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो वो मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, तो वो मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इसने एक ऐसे ही रैंडम बोल दिया अपने एक्सपेरिमेंट पे जो भी किया, कि भाई एटम जो वाटरमेलन है उसका रेड पार्ट प्रोटॉन है और सीड्स इलेक्ट्रॉन है, उसके बेस पे उसने ऐसा बता दिया, और ये फेल हो गया। तो फेल क्यों हो गया? यहाँ लिखा है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन। देखो पूछा है क्वेश्चन, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज सो क्लोज टू ईच अदर। कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतने क्लोजली अरेंज्ड हैं, कैसे हो सकता है? तो वो कोई रीजन नहीं दे पाया, बस उसके बेसिस पे ये हो गया फेल। देखो बेटा, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसने इस मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उस साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड, और उसके मॉडल का नाम है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसने काफ़ी अच्छा काम किया। वो अलग बात है कि इसका भी फेल हो गया बाद में मॉडल, कि इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आंसर नहीं दे पाया, बट इसका मॉडल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मतलब सोच विचार के बनाया था। इसने क्या किया, इसने क्या किया, कहता है कि अगर मुझे चेक करना है कि एटम के अंदर क्या है, तो मुझे उसका एक्सरे करना पड़ेगा। जैसे हम ह्यूमन बॉडी का एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे करते हैं तो पता चल जाता है ना कौन सी बोन कहाँ पे है, कौन सा मसल कहाँ पे है। तो इसने यही सोचा कि अगर मुझे ये पता करना है कि एटम के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ होती है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एटम का एक्सरे जैसा कुछ हो जाए। तो उसको उसने सोचा, और इसने गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल समझते हो, जैसे सिल्वर फॉयल में आप रोटी रैप करते हो ना, तो ऐसे इसने गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड फॉयल को बहुत पतला बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पतला, बहुत बहुत पतला।
तो इसने गोल्ड फॉयल लिया और गोल्ड फॉयल की एक्सरे करने की कोशिश की। एक्सरे करने के लिए रेडिएशन पास करेंगे, तो इसने हीलियम पार्टिकल पास किया, उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। जब इसने अल्फा पार्टिकल पास किया, पीछे एक स्क्रीन रख दी चेक करने के लिए कि क्या इमेज बनती है, तो इसने देखा कि सारी अल्फा रेज गोल्ड फॉयल के अंदर से निकल गई। सारी अल्फा रेज गोल्ड फॉयल के अंदर से निकल गई विदाउट डिफ्लेक्शन। सो इसको कुछ इस तरह का नजर आया। इसको नजर आया कि जब उसने अल्फा पार्टिकल्स पास किए तो सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए मेटल के अंदर से, ये गोल्ड फॉयल के अंदर से। बस कुछ पार्टिकल, अगर वो 10,000 पार्टिकल्स का रेस भेजता था ना, उसमें से एक या दो रेडिएशंस टकरा के एंगल चेंज करती थी या फिर वापस आ जाती थी, एक दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एटम अंदर से खाली है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एटम अंदर से खाली है, और अगर सेंटर पे कोई रेडिएशन टकरा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, यानी सेंटर में कुछ सॉलिड पार्ट है, तो उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो इसकी क्या ऑब्जर्वेशन आई जब इसने ऐसा किया। तो आई गेस कि आप मेरी बात फॉलो कर गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया तो उसने ये सोचा कि अगर मैं किसी तरह से एटम का एक्सरे कर दूं तो मैं अपने रिजल्ट पे पहुंच सकता हूं एक्सरे करने के बाद। तो उसने गोल्ड फॉयल सेलेक्ट किया। वाई ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉयल? क्योंकि गोल्ड फॉयल को बहुत पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बहुत पतली शीट में कर सकते हो, और वहाँ से रेडिएशन पास करोगे तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिल सकती है। तो उसने गोल्ड फॉयल ली, अल्फा पार्टिकल स्टेप्स में 30 किलोमीटर में। पार्टिकल पास करने के बाद इसने देखा कि स्क्रीन पे क्या है कि सारी रेडिएशंस स्ट्रेट गई, बस कुछ रेडिएशंस बेंड हो गई। तो वो सेंटर से टकरा के बेंड हो रही थी। तो इसने बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और बाकी सारी जगह खाली है। देखो, जैसे आपको बताया ना ये मैंने यहाँ पे कि सेंटर में न्यूक्लियस है, बाकी ये जो शेल और ये बीच की जगह है, शेल और ये बीच की जगह, ये जगहें खाली हैं, ये जगह खाली है, यानी एटम एम्प्टी है अंदर से, और न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड। तो उसने फिर क्या ऑब्जर्वेशन दी, देखो व्हाट ही कंक्लूडेड। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ alpha scattering experiment. Most of the alpha particle passed without any hindrance. Some of alpha particle deflected from their original path at a noticeable angle. Very few alpha particles bounce back at their original path. मतलब अगर वो 10,000 रेडिएशंस पास करता था तो उसमें से कोई एक या दो रिफ्लेक्ट बैक होती थी, नहीं तो सारी क्रॉस हो जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो सेंटर पार्ट है वो बहुत छोटा है और काफ़ी डेंस है, सॉलिड है, उससे कुछ टकराएगा तो वो वापस आने के चांस हैं। बाकी शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है, शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसीलिए रेडिएशंस बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। चलो आज इतना ही करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे।